नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक देश, एक निशान, एक पहचान, एक संविधान के बाद क्या एक नागरिक कानून की तैयारी है, यानी समान नागरिकता संहिता, जिसे अंग्रेजी में यूसीसी कहते हैं। इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। वहीं दूसरी तरफ CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 14 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल। बस इसी का विरोध है और कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। बाकायदा 4 राज्यों ने इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया, लेकिन अब बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा है कि सिर्फ 7 दिन और ये दोनों कानून लागू हो जाएंगे। तो क्या अब बारी CAA और UCC की है और क्या देश इसके लिए तैयार है? आज बात इसी मुद्दे पर। ভারতবর্ষে CAA লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। कांग्रेस का शांतनु ठाकुर को है कि सचमुच में आपको आत्मविश्वास है, मगर मानकर चलिए NRC आने वाला है, NRC बस। तो सबसे पहले आपको वो 4 राज्य बताते हैं जहां CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। दरअसल CAA बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के CM पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि यह धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब, राजस्थान में विधानसभा के अंदर CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंगाल में हम CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और NRC यानी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द लागू कर दिए जाएंगे। तो क्या वाकई में इनके लागू होने और ना होने के बीच में देश का फायदा है या सिर्फ सियासी फायदा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं नितिन आपके साथ, क्योंकि जिस तरीके से CAA, NRC, NPR का जिक्र हो रहा है, UCC का जिक्र हो रहा है, जरा बताइए इसके लागू होने में समस्या क्या है? देखिए, लगातार ये बातें की गई। अब आज क्योंकि चुनाव के बिल्कुल दहलीज पे हैं, आपको पता है कि CAA को पहले इन्होंने पास कर दिया, उसके बाद में नियम बनाने के लिए, जैसा कि एक प्रोविज़न है कि 6 महीने के अंदर नियम बन जाने चाहिए थे, उसके लिए लगातार 9 बार एक्सटेंशन इन्होंने मांगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने लगातार बातें कही, जब से आए ये चर्चा करते रहे आज, लेकिन 9.5 साल हो गए। आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी तरीके की जनता से इन्होंने सुझाव मांग लिए, लॉ कमीशन से सिफारिशें ले ली, हर तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका सबसे ज़्यादा विरोध था, उनकी मांगों पे इन्होंने कभी कोई बयान नहीं आया कि उनकी मांगों को किस तरीके से ये अकोमोडेट करेंगे। हमारे आदिवासी भाई बहनों की जिस तरीके की रीति रिवाजें हैं, खुद हमारे राजस्थान में हम लोगों को पता है कि उनकी रीति रिवाजें एक बहुत जमाने से चली आ रही हैं और उस पे इन्होंने क्या विचार किया? राजस्थान में CAA के खिलाफ कानून क्यों लाए, क्यों प्रस्ताव पारित किया? बिल्कुल हमने, क्योंकि क्या है CAA में? क्योंकि जो CAA जो इन्होंने कानून, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कानून लागू किया था, वो एक तरफा किया था। ना तो उस पर संसद में प्रॉपर बहस की गई थी, ना उसके बारे में सभी पक्षों को, सभी जो दल हैं और जो सभी पक्ष हैं उनकी राय मशवरा लिया गया था। जब भी कोई कानून पास किया जाए, अगर उसको प्रॉपर तरीके से आप अगर चुनावी अगर इनको पास करना होता और उसमें सब चीजें सही होती तो अब तक नियम बन गए होते। हमारी बात तो बिल्कुल सही, हमारी बात तो बिल्कुल दिया होगा। ये हो सकता है कि उस वक्त अंदर आप लोग ना रहे हो, बहिष्कार करके निकल गए हो, आप उसमें क्या करेंगे? बहुमत की सरकार है, पास करेगी।
आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई CAA में ऐसा क्या था मैं ये कह जिसका रहा हूं, विरोध करते हुए उसके प्रस्ताव पारित किया गया उसके खिलाफ? मैं ये कह रहा हूं कि जितना लंबा CAA का एक दौर चला, इन्होंने एक्ट को जिस तरीके से वहां पे हमने चर्चा के लिए, अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों इसको अगेंस्ट आपने प्रस्ताव पारित किया, क्यों प्रॉपर चर्चा नहीं हुई थी और उसी कारण उन्होंने 9 बार में नियम नहीं बना पाए, 9 बार एक्सटेंशन ले लिया उसका नियम बनाने के लिए। अगर ये पूरी तरीके से लॉ लाया जाता और 6 महीने के अंदर नियम तैयार हो जाते। आज 8 बार एक्सटेंशन, आप बताइए और किस लॉ के अंदर ऐसा हुआ है कि 8 बार एक्सटेंशन हुआ है? आप मुझे बता दीजिए। कह रहे हैं कि अगर बनाई नहीं है तो लागू किसको कर रहे हैं फिर? हमारी तो बात बिल्कुल साबित हो गई। भाई अगर बनाई नहीं तो लागू किसको कर रहे हैं लोग? नितिन, हाँ, अगर बना नहीं तो लागू किसको कर रहे हैं फिर? ये नियम ना, अभी नियम बनाया ही नहीं, लागू ही नहीं किए। शैलेंद्र गुर्जर जी, जरा अगर नियम भी नहीं बने हैं तो आपके सांसद साहब कैसे कह रहे हैं कि 7 दिन में इसको लागू कर देंगे? देखिए, ये तो आपको पता है कि CAA अमेंडमेंट जो बिल है वो पास हो चुका है, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके नियम प्रक्रियाधीन है, नियम बन जाएंगे तभी कोई उन्होंने सोचकर कोई वक्तव्य दिया होगा, क्योंकि जो नियम बनने हैं वो डेफिनेटली प्रोसेस में या फाइनल टचिंग दी जा रही होगी, वो नियम भी साथ में आएंगे, क्योंकि जब भी कोई कानून लागू होता है वो नियमों के साथ ही होता है। आप देखिए, जब भी भारत में कानून लागू होगा या नोटिफिकेशन होगा उसका, तो वो नियमों के साथ ही होगा। नियम बाद में भी आ सकते हैं, कानून लागू होने के 7 दिन में हो जाएगा सब। निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होगा। और जहां तक रही UCC की बात, आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये UCC पे बात करेंगे। इनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, भारत जब आजाद हुआ तब नवंबर 1948 में संविधान सभा में बहस हो रही थी। तब बाबा साहब अंबेडकर जी की मंशा थी कि समान कानून संहिता होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से, या जवाहरलाल नेहरू जी की सोच क्या थी वो सबको पता है, पूरे भारतवासियों को। बयान है, वो समर्थन में बयान है। प्लीज आप मिसकोट मत कीजिए, समर्थन में बयान है, प्लीज आप मिसकोट मत कीजिए, मिसकोट मत कीजिए। अगर मैं गलत हूँ, यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे एंकर बैठे, उन्हें पता है कि ये गलत। भाई आप ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस UCC के समर्थन में, बात खत्म करते हैं, यही कह रहे हैं भाई। अगर नेहरू जी ने समर्थन दिया तो आज भी समर्थन नहीं होंगे। DPSP के अंदर है, मैं कह रहा हूँ पूरा देश इसके समर्थन में, संविधान के अंदर है। कोई विरोध करेगा कैसे? ये संविधान के अंदर है। 60 साल तक लागू नहीं किया, विरोध क्यों कर रहे हो? बोलो ना, समर्थन कर रहे हैं UCC का, बोलो ना हम संविधान का समर्थन कर रहे हैं, UCC का समर्थन कर रहे हैं, CAA का समर्थन करते हैं, बोलो ना आप चैनल पे। भारत के लोग बोलो UCC का समर्थन करते हैं, ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का UCC के समर्थन में बोला, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बोला, अभी एक जैन जी बताएंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आदिवासी भाई बहन तो आप तो समझ शैलेंद्र जी, एक मिनट, लेकिन अगर नितिन आप कॉमन सिविल कोड के समर्थन में हैं, नेहरू जी समर्थन में थे, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये बाकी चीजें कैसे बनी फिर? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारे DPSP में था, ये DPSP बताइए ना, क्या वो कॉमन सिविल कोड था UCC के अंतर्गत था? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे DPSP में है और इसके लिए बिल्कुल DPSP के अकॉर्डिंग हम राज्य को इस तरीके के प्रयास करने चाहिए। हमने इसके लिए लगातार प्रयास किए, जब से ये आए हमने कहा कि आदिवासियों की समस्याएं किस तरीके से निपटान की जाएगी, आप बता दीजिए। क्योंकि क्या है, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हित को साधती है, लेकिन यहां बात देश के हित की है। UCC लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? CAA लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और क्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेवलप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि काम करने की बजाय हर जगह राजनीति होती है जी, और या सही काम करने जा रहे हैं उसमें भी राजनीति पुट जरूर दिया जाता है। यहाँ मैं सबसे पहले बता दूं कि UCC है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कहा है, हिंदुस्तान में ज़्यादातर कानून समान है। UCC की जब भी बात आती है, इसका मतलब है शादी, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के कानून जी सभी लोगों के तहत इस तरह के होने चाहिए कि सभी पे सभी तरीके से समान लागू है। हिंदुस्तान में आज की डेट में भी एक राज्य है जहां गोवा सिविल कोड है, जो पुर्तगीज सिविल कोड पहले कहलाता था, वहां पर हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में मूल रूप से कि सब संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, विवाह कैसे होंगे और डाइवोर्स कैसे होगा, इन सब बातों को लेकर होता है। जैसे गोवा का उदाहरण दूं, गोवा में लेकिन मुझे जैन साहब ये लग रहा है कि भाई ज्यादा UCC को लेकर विरोध नहीं है, विरोध है CAA को लेकर। विजेंद्र जी, CAA बात में आता हूं पहले UCC की बात की, तो UCC का कंसेप्ट समझना जरूरी है। अभी UCC के नाम पर समझ में नहीं, समान कानून किस चीज का, 3 चीजों का समान कानून। गोवा में समान कानून है कि कोई भी विवाहित पति पत्नी
कोई भी संपत्ति खरीदेगा तो वो दोनों की संयुक्त होगी। अगर वहां पर विवाह विच्छेद होता है तो संपत्ति का बराबर बंटवारा होगा, चाहे पति की है अथवा पत्नी की। मृत्यु के बाद कोई चाहे तो अपनी संतान को बेदखल नहीं कर सकता, 50% संपत्ति तो इनहेरिट होगी ही होगी जी। विवाह के बारे में ये है वहां पर कि वहां पर पॉलीगेमी प्रोहिबिटेड है और डाइवोर्स सारे लॉ में अलाउ है। इवन मुस्लिम्स के लिए भी वहाँ ये है कि अगर बंगाल वहाँ पर गोवा में रजिस्टर्ड है तो वो पॉलीगेमी लागू नहीं कर सकते। ये मैंने कुछ बहुत छोटी सी और मोटी मोटी। जब आप दूसरी बात आप सीए और एनआरसी की कर रहे हैं तो एक्चुअली झगड़ा सीए और एनआरसी को मिक्स करने से पैदा हुआ सारा का सारा। सीए में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 2014 से राजनीतिक पीड़ित होकर आए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और सर गैर मुस्लिम बोल देते हैं ना? नहीं, गैर मुस्लिम में तो और भी कम्युनिटीज है। बौद्ध कुल 6 कम्युनिटीज के लोग हैं, उनको सिटीजनशिप हिंदुस्तान में दी जा सकती है 6 साल के अंदर, 6 साल रहने पर। 14 से पहले आए तो वही 20 में मिलेगी, 14 के बाद आए 6 साल रहने के बाद। ये 14 से आने वालों के लिए 20 में लाया गया था, तो 14 से पहले का शब्द वहां उस टाइम पे ये आधार आया था। परंतु इसमें जो अगर लंका से तमिल पीड़ित होकर आया तो वो शामिल नहीं थे, और तिब्बत से बौद्ध पीड़ित होकर आए तो वो शामिल नहीं थे, या बर्मा से कोई पीड़ित होकर आया तो वो इसमें शामिल नहीं। या बांग्लादेश से जो मुस्लिम आए वो इसमें शामिल है, उनको मुस्लिम पूरा तो कहीं, मुस्लिम उनमें 11 साल पूरा चाहिए। मुस्लिम तो है ही नहीं इसमें शामिल कहीं भी। पर अब एनआरसी था, एनआरसी सबसे पहले हुआ असम में, चूंकि ये झगड़ा फैला था कि भाई बाहर से लोग आकर विदेशी बस गए और काफ़ी वहाँ मारकाट भी मची थी, और वो भी हुआ था, और कहा था कि भाई बांग्लादेशी बहुत लोग बस गए हैं। तो 2014 से लेकर 2019 के बीच सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से एनआरसी की गई थी। 5 साल लगे थे, हालांकि फ्लॉलेस पीरियड वो सिस्टम नहीं था। उसमें 19 लाख लोग आइडेंटिफाई किए गए, और उसमें समस्या क्या पैदा हुई, जो आप बात कर रहे हैं कि सीए क्यों आया, समस्या यह पैदा हुई कि उसमें 5 लाख मुस्लिम थे, 14 लाख हिंदू पाए गए थे। तब सीए को लाना पड़ा था कि 14 लाख मुस्लिम हिंदुओं को, चाहे बाद में आप चाहे लोग कुछ भी कहें, पर मुख्य रीजन ये था सीए में अमेंडमेंट करने का कि जो बरसों से, क्योंकि हिंदुओं के लिए और कोई जगह दुनिया में नहीं है बसने के लिए, इसलिए उनको देने के लिए, और साथ में फिर सिख और हिंदू वो तो एक ही कम्युनिटी मानी जाती है, और क्रिश्चियंस और पारसी, क्योंकि पारसी भी हिंदुस्तान में शरणार्थी होकर आए, और अब तो यहाँ रजबस गए, पारसी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये सीएल है। अब जो विरोध शुरू हुआ वो इसलिए शुरू हुआ कि एनआरसी में ये, यानी सच्चे या झूठे भगवान जाने, पर एनआरसी में अगर कोई मुस्लिम अपनी नेशनलिटी साबित नहीं कर पाया रजिस्टर में तो फिर उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, और हिंदू ने अगर साबित नहीं किए तो उसको मिल जाएगी। सारा झगड़ा इस बात को लेकर शुरू हुआ। सिर्फ एक फियर साइकोसिस की बात है, बाकी जमीन पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, क्योंकि राजनीति में बहुत से फैसले वक्त की नजाकत को समझते हुए लिए जाते हैं, और वो वक्त की नजाकत को समझते हुए ये भी लिए जाते हैं कि क्या देश के लिए सही और क्या सही नहीं। आपको लग रहा है कि बीजेपी अब उस मोड़ में आ चुकी है जहां वो CAA, जहां वो UCC इसकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये दरअसल वो मुद्दे हैं जिनको बीजेपी शुरुआत से ही में अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा रखती है, और उस मैनिफेस्टो के कई बड़े इश्यूज को बीजेपी सोल्व कर चुकी है, और देश हर बार पीछे खड़ा नजर आया बीजेपी के। आपको लग रहा है यहां भी एक समर्थन, जब बीजेपी को लग रहा है कि पूरा देश राम मंदिर की वजह से साथ है, तो उस भावनाओं को इनकैश करते हुए इन दो को भी जमीन पर उतार देना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल राजनीति में मौके की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कैसा मौका है। तो मुझे लगता है जो ये मौका है बीजेपी के लिए डिसीजन लेने का, ये बिल्कुल राइट टाइम है। एक तो लोकसभा चुनाव है, और दूसरी चीज आम आदमी की जो समझ है उसको समझना भी राजनीतिक दलों का काम होना चाहिए। देखिए, अगर मेरे घर में 5 लोग रहते हैं और 2 लोग आकर और रहने लगे तो उस प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ, बाकी गांव के, शहर के या दुनियादारी के लोग समझे ना समझे।
इसी तरीके से हमारा देश है। अगर हमारे देश में हमारे देश के लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी सरकार के पास होना चाहिए। और आप ये देखिए, अगर अफगानिस्तान में कोई मंदिर तोड़ा जाता है, उससे आपके दिलो दिमाग में एक दुख होता है, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरीके से उन मंदिरों के मानने वाले जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं। आप ये देखिए, हिंदुस्तान की बेटी सानिया मिर्जा, अपनी खुशी से उसने शादी की, तलाक दिया पाकिस्तान के खिलाड़ी ने, लेकिन आपके भी दिल को ठेस पहुंची होगी, मेरे भी दिल को ठेस पहुंची है। तो हिंदुस्तान ऐसे चीजों के लिए जाना जाता है, वो नहीं चाहता। संदीप जी, मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कि दो लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला है, उसको आप सीधा यूसीसी एनआरसी से जोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। आपके यहाँ बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सितारे मिल जाएंगे सर, जो और चौथे दिन शादी कर लेते हैं, मिल जाएंगे आपको। जी, मेरा कहने का मतलब है, हमें दिलो दिमाग पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है इस तरीके का डिसीजन एक बड़ा डिसीजन है और इसकी पहल सभी देशवासियों को करनी चाहिए। और आज की तारीख में भारत सरकार और बीजेपी पार्टी ये समझ रही है कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो हमारा इनिशिएटिव है, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, सही है, जनता उसको पसंद कर रही है। जिस तरीके से धारा 370 को पूरे देश ने स्वागत किया, राम मंदिर का पूरे देश ने स्वागत किया, उसी तरीके से मुझे लगता है इस चीज को पूरा देश, पूरे हिंदुस्तान के लोग स्वागत करेंगे और ये वाकई स्वागत योग्य कदम है। चलिए संदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।